पिछली क्लास थी हमारी ओरिएंटेशन की, वो अपनी जगह थी। आज की क्लास से इंशाल्लाह टॉपिक शुरू हो जाएगा, और जो आज की क्लास से मैं पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूं वो टॉपिक ऐसा है, वाहिद टॉपिक होगा पूरी अकाउंटिंग में जो आपके सिलेबस में, वैसे सीए फाइनल में और भी हैं, जो आपसे एक भी एंट्री नहीं बनवाएगा। तो फिर सर क्या करेगा ये टॉपिक? सर आपसे एंट्री नहीं बनवाएगा, ये आपसे सिर्फ डिस्क्लोजर्स की बातें करेगा। तो आए सर बात करते हैं IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सर क्या क्या पढ़ने वाले हम इसमें आ जाएं, पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं। मैं लाइट खोल दूं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन, एग्रीगेशन क्राइटेरिया, थ्रेशोल्ड्स। कुछ अजीब अजीब बातें आपको लग रही होंगी, लेकिन घबराएं नहीं। 6 डिस्क्लोजर्स। सर कुल मिला के हम ये 7 बातें पढ़ेंगे इस टॉपिक में इंशाल्लाह, और ये 7 बातें पढ़ते ही हमारा जो है ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही है इंशाल्लाह। इसका टेस्टिंग लेवल है 1 और प्रोफिशिएंसी लेवल है 2। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब क्या है सर? एग्जामिनर भैया 8 नंबर से ज्यादा का इसमें नहीं पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने नंबर मैक्सिमम आएंगे? 8 से ज्यादा का सर इसमें आ ही नहीं सकता। क्या हम यहां तक क्लियर हैं मेरा बच्चा? चले सर, अब याद है मैंने आपको बताया था बचपन में, जिनको नहीं भी बताया, IFRS 2 पर्पजेस की वजह से आते हैं। पहला पर्पस क्या होता है? दो रीजन की वजह से आते हैं IFRS। यूनिफॉर्मिटी, सही है। स्टैंडर्डाइजेशन, क्या मतलब होता है सर इसका? कि सर दुनिया भर में पाकिस्तान को मिला करके कुल मिला के 120 कंट्रीज IFRS फॉलो करती हैं। टोटल कंट्रीज कितनी है दुनिया में? 205-6 भी कहते हैं, कुछ कहते हैं अगर आप बहुत सारे वेस्ट इंडीज के आइलैंड तो 196। अगर 196 भी लगाए ना हम, तो सर 196 में से 120 कंट्रीज क्या फॉलो करती हैं? आप माशाल्लाह ग्लोबल बच्चे हैं, आज आप यहाँ पर हैं, कल कहाँ होंगे? न्यूयॉर्क में, सही है, लंदन में। तो वहाँ पर जब आप इंशाल्लाह होंगे, आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे होंगे, तो यार आपने ये पढ़ा हुआ होगा, तो जो यहाँ पर IAS 16 का डिस्क्लोजर पढ़ा है वही वहाँ पर मिलेगा। यूनिफॉर्मिटी है ना। फिर दूसरा पर्पस क्या है सर? दूसरा पर्पस है टू स्टॉप विंडो ड्रेसिंग। सही है। विंडो ड्रेसिंग क्या थी? हमने कहा जो चीज़ एक्चुअल नहीं है वो बताना। जैसे ये काशीज वाले और कर रहे थे ईद के दिनों में, चांद रात पे, है ना, या तुम्हारे जो नाई थे, है ना, कि साहब फेशियल कर दूं, ये कर दूं, है ना, अब लड़के मैनिक्योर पेडिक्योर कराने पड़े। तो ये बेसिकली हमने कहा कि ये। अब आगे आते हैं सर, सभी बच्चे बहुत ही गौर से सुनेंगे। तो हर IAS के तो 2 मेन मतलब होते हैं ना कि पर्पस, इसके IFRS क्यों बनाए गए। फिर हर IAS का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया ये क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी यार इसको वजूद में लाने की, मतलब ऐसी क्या वो हो गई थी कि ये वजूद में आया क्या है। तो आए सर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि भैया क्या ऑब्जेक्टिव, इस हवाले से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इधर देख लें कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस हवाले से वो क्या है।
सर यूनिलीवर, चलो एक काम करता हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया। इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए ना हमें यूनिलीवर को समझना पड़ेगा। सही है, हमें यूनिलीवर को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। यूनिलीवर भी जो कि पुरानी थी, जब मैंने काम किया 2017-16 उस ज़माने तक की, अब तो उसमें भी काफ़ी खैर, क्योंकि जब यूनिलीवर समझ में आ जाएगा ना तो हमारे दिमाग में चीज़ें समझने। सही है, तो ये मिटाऊँ मैं। चलिए भाई, अब हम यूनिलीवर को ड्रॉ करते हैं कि यूनिलीवर कैसे ऑपरेट करता है, और उसी को साथ लेकर के सब चलेंगे मेरा बच्चा। चलें जी, बात करते हैं यूनिलीवर। सर यूनिलीवर जो है ना ये पुरानी है, अभी थोड़ी सी इसमें चेंजेस आ गए, लेकिन आप इसी को माइंड में माने मोरलेस। सर यूनिलीवर जो है ना अपने आप को, जो सेगमेंट्स की मैं बात करूँ ना, तो यूनिलीवर अपने आप को मेजरली 4 सेगमेंट्स में करता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बेसिकली बनते यूं 3 हैं। एक है इनके पास होम केयर, एक है इनके पास पर्सनल केयर, और तीसरा है फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। क्या है? फूड्स एंड होम केयर, पर्सनल केयर, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट, इनके पास ये है। अब आ जाएं सर, होम केयर के इनके ब्रांड्स बताएं कौन कौन से हैं। सर्फ एक्सेल है ना, सनलाइट, और बताए दोनों यूनिलीवर के हैं, सर्फ एक्सेल, सनलाइट, डोमेक्स है ना। ये और भी ब्रांड है। सही है, वो भी आता है कंफर्ट करके, वो जो फैब्रिक खवातीन को पता होगा, लड़नों को नहीं पता होगा, कंफर्ट के करके जो है ना, क्या काम करता है कंफर्ट? हाँ, कपड़ों के अंदर जो है ना फ्रेशनेस, सॉफ्टनेस, खुशबू। सही, हमने कहा सर ये यूनिलीवर के होम केयर के नामी ब्रांड। पर्सनल केयर की तो इनकी दुकान है, कौन कौन सी? लक्स, सनसिल्क, ग्लो एंड लवली भाई, और बताओ। पॉन्ड्स, क्लियर, सर और भी हैं, डव। सही है, लाइफ बॉय। देख रहे हो, ये सब सर्फ अमीर के लिए, गरीब के लिए। सही है, ये डिफरेंट चीजें करते हैं। आपको पता है, लाइफ बॉय गरीब के लिए, लक्स मिडिल क्लास, लक्स और लाइफ बॉय मिडिल क्लास, डव अमीरों के लिए। ये बहुत है, किसी को नहीं छोड़ना। सही है, ये पर्सनल केयर के ब्रांड है। फूड्स और रिफ्रेशमेंट में 2 चीजें आती हैं, फूड्स और रिफ्रेशमेंट। फूड्स में क्या आता है हमारे पास भैया? फूड्स में हमारे पास आता है कनौर। अब कनौर में तुम्हारे पास केचप भी है ना, फिर कनौर नूडल्स, सही है, रफान, एक और भी है, वो हम IS 38 में आपको पता चलेगा, ग्लूकोज डी। सही है, ग्लूकोज डी जो तुम पीते हो ना, वो यूनिलीवर ने खरीद लिया था GSK से। अब ये इनके फूड्स के, ये तुम्हें पता है, इसके साथ यूनिलीवर का एक और भी है, तो मैं एक और भी चले नॉलेज दे दूं। प्रैक्टिकल टीचर से पढ़ने का फायदा क्या सर, एक हर जितनी भी बड़ी कंपनी है ना ये, और मुझे बताओ यूनिलीवर की जो फूड्स में काम करती हैं, एंग्रो फूड्स, एक ये हमें आम कंज्यूमर को बेचती हैं, एक ये बेचती हैं किसको? होटल्स को। हौरे का एक बिजनेस होता है, कोई शार्क टैंक वगैरह देखता होगा ना, तो उसमें आता है कि यार हौरे का बिजनेस क्या होता है। हौरेका के केस में फूड सॉल्यूशंस के नाम से यूनिलीवर की थी, यूनिलीवर फूड्स सॉल्यूशंस। अब यार तुम्हें क्या लगता है, वो केचप जो तुम्हें मिलता है वो वाला नॉर्मल पैकेट हौरेका में ये चलता है? नहीं, हौरेका में या तो साशे चलेंगे या बड़े बड़े, समझ रहे हो, तो वो उनके लिए अलग प्राइसिंग, तो वो हौरेका एक अलग उनका चलता है। सही है, फूड्स के अंदर उसको मैंने लिखा नहीं, हमने कहा कस्टमर्स। फिर रिफ्रेशमेंट्स के अंदर क्या चीजें आती हैं? हमने कहा सर आइसक्रीम और टी। रिफ्रेशमेंट में क्या आती है? आइसक्रीम और टी। अब आइसक्रीम में इनका सबसे बड़ा ब्रांड, मतलब ब्रांड वॉल्स के, फिर सब ब्रांड कौन से हैं?
अपनी हैसियत के हिसाब से बताते जाओ। सही है। अबे ओमोर साले एंग्रो का है भाई, ओमोर कॉम्पिटिटर का ब्रांड, मतलब जेट स्पॉट, ये मैंने अपने हिसाब से बता दिया। तुम लोग अमीर लोगों, मैग्नम, कॉर्निटो है ना। अब आ जाते हैं टी। टी के अंदर इनके पास दो ब्रांड, अब तो खैर वो अलग हो गए, लेकिन अभी आप लिखें लिप्टन और सुप्रीम, ये दो ब्रांड इनके टी में भी हैं। अब देख रहे हो ये इतनी सारी चीजें। अब ये तुम्हें यूनिलीवर समझाई, अभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव पे मैं नहीं आया हूं। यूनिलीवर कि तुम्हें मोटे मोटे ब्रांड बना दे, छोटे मोटे और भी हैं, सही है ना। तुमने नहीं सुने हुए होंगे, एक ब्रांड इनका है, अब पाकिस्तान में शायद नहीं चलता, टोनी एंड गाई। सही है, टोनी और एक शख्स लड़का, वो बताए वो क्या ब्रांड है, वो है ड्राई शैम्पू। वो लॉन्च तो नहीं किया उन्होंने, बाहर से मंगवा रहे थे जब मैं था उसी टाइम पे, तो हमने पहले बोला, मैंने कहा यार पाकिस्तान में नहीं चल सकता। घोड़ा जो है ना वो हमें भले जितना अच्छा लगे, घोड़ा नहाता नहीं है, घोड़ा नहाता नहीं है, घोड़ा कम शावर लेता है। हम तो फितरतन इफेक्ट बता रहा हूं, हमें तो फिर होता है ना, तो बोलता है शैम्पू लाओ, ड्राई शैम्पू, बाल तो धोने, शैम्पू लगाओ वो खुद जेल की तरह। वो ऐसा शैम्पू था टोनी एंड गाई, मैंने कहा ये चलेगा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पर लोग प्रॉपर नहाते हैं, तो उनको तो नहीं चला। लेकिन एक ब्रांड है यूनिलीवर का, शायद पाकिस्तान में कहीं अब चल रहा, उसमें बाहर से मंगा के रख देते होंगे अमीरों के लिए, या जो अंग्रेज रहते हो वैसे नहीं, छोटे मोटे बहुत, लेकिन ये मेजर ना। यहाँ तक क्लियर है यूनिलीवर सबको। होम केयर अभी हमने 3 लिखे, वैसे और भी हैं, पर्सनल केयर के मोटे मोटे ब्रांड है। तो यूनिलीवर इस तरीके से चलता है। मैं जब यूनिलीवर में था ना, तो मैं इसको देखता था। सही है, मैं किसको देखता था, फूड्स को। एक लड़का मेरे साथ का रिफ्रेशमेंट्स में 2 लड़के, एक टी को देखता था, दूसरा पर्सनल केयर को। 2 लोग देखते थे क्योंकि ये बड़ा ब्रांड है, ये बहुत बड़ा है, सही है ना। पर्सनल केयर में, होम केयर को एक, तो आप समझ रहे हैं। अरे इसमें 2 तो मैं लिखना भूल गया, ब्लू बैंड, सही है। फिर इनका एक ऑयल भी आता था, लेकिन वो बहुत कम चलता था। खैर समझ गए, यूनिलीवर ये चलती है। ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए यूनिलीवर समझना बहुत जरूरी है, और आगे भी। अब आते हैं सर, कोरोना आया, क्या आया, और बहुत सारे लोगों को कोरोना आया। यूनिलीवर की फाइनेंशियल जाई 2020 और 2019, कोरोना 20 में था ना भाई। यूनिलीवर का रेवेन्यू आया 500 मिलियन और 500 मिलियन। अब ऑब्जेक्टिव पे आना, IFRS 8 को लाने की जरूरत क्यों पेश आई। अब हुआ क्या सर लोगों ने देखी फाइनेंशियल्स, बोला यार कोरोना की वजह से तो सेल्स डाउन होनी चाहिए, है ना। क्यों डाउन होनी चाहिए सर, इसलिए डाउन होनी चाहिए कि यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, सही है ना। पर्सनल केयर की अगर मैं बात करूं, पर्सनल केयर तो भाई लोग काम पे नहीं जा रहे, नहा नहीं रहे, सही है। लोग 2-2 दिन में 2-2 दफा नहाते थे, 3-3 दफा नहाते थे, अब नहा ही नहीं रहे, हफ्ता हो गया, सही है। जुम्मे के जुम्मे नहा रहे हैं, कहीं जा ही नहीं रहे, पर्सनल केयर काम पे नहीं जा रहे, तो शैम्पू नहीं कर रहे हैं, पॉन्ड्स क्रीमें श्रीमें लगा ही नहीं रहे। डीप डाइव किया, सही है, तो हमने कहा यार ये मसला हो गया। इसी तरीके से होम केयर के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। क्यों होम केयर के ऊपर इम्पैक्ट आया सर, कुछ इनके पास कोई जर्म्स प्रोटेक्शन ऐसा नहीं था सिवाय लाइफ बॉय के। तो मैंने कहा यार कपड़े अपने काम पे नहीं जा रहे, तो सारा एक ही ट्राउजर टी शर्ट में घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कपड़े भी उस लेवल के नहीं धुल रहे, सारी चीज़ें ना। होम केयर पर्सनल केयर डाउन हो रहे हैं, तो आपने कहा सेल्स कम क्यों नहीं हुई सर। फूड्स बढ़ गया, घर पे बैठ के आदमी क्या करता है, मैगी, आइसक्रीम। अब आप एक शेयर होल्डर हैं और आपने बोला यार रेवेन्यू 500 का क्यों ना, आपको ये तजस्सुस है, क्या है, आपने कहा यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिलीवर को बाउंड नहीं करता कि तुम रेवेन्यू का ब्रेकअप बताओ, तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप बताओ। कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाउंड, कौन बाउंड करता है, IFRS। उसने कहा बेटा मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूं, उस क्राइटेरिया में से, इन सब में से कोई भी अगर फॉल कर जाएगा, अभी आगे जाके और पढ़ेंगे, तुम्हें उसका रेवेन्यू अलग बताना है, तो उसका प्रॉफिट अलग बताना है, उसके एसेट्स अलग बताने। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना।
कि भैया चीजों को अलग अलग कब बताना है, कब अलग अलग। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है, क्रिस्टल क्लियर। चले सर ये मिटाओ। हाँ यूनिलीवर को तुम लोगों को पता हो, क्योंकि अब मैं आगे जाके इसको रेफर करता रहूंगा, ठीक है। ओहो कोई सवाल आ गया क्या बच्चे का? थोड़ा सा देखिए नेट का इशू होगा सभी। हाँ बढ़ो आगे मेरा बच्चा। चलें ये मैं मिटाने लगा हूं। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए अब हम आ जाएंगे इसके स्कोप पे। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि इंफॉर्मेशन को अलग अलग बताने के लिए इसने क्या एक क्राइटेरिया बता रहा हूं। अब स्कोप पे आने से पहले कंपनीज कितनी तरह की होती हैं? कौन कौन सी? पब्लिक और प्राइवेट। कंपनीज कितनी तरह की होती हैं? कंपनीज होती हैं, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। मानते हो? पब्लिक कंपनी पे फिर दो होती हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड। ऐसा ही है। अब आते हैं सर लिस्टेड कंपनीज कौन होती हैं? जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स या डिबेंचर्स लिस्ट हो। अनलिस्टेड अभी कंपनी में तुम लोग इंशाल्लाह पढ़ोगे कि चीजें क्या। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? ऐसा ही है। अब आ जाते हैं सर, ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे। किस पे अप्लाई होता है? और प्लस अबाउट टू बी लिस्ट। लिस्टेड पे अप्लाई होगा या उस कंपनी पे जो कि अभी लिस्टिंग करवा रही है। क्योंकि देखो लिस्टिंग का जो प्रोसेस, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी की लिस्टिंग में भी मैं इन्वॉल्व रहा हूं। उस कंपनी का नाम था लोड्स लिमिटेड। तो लिस्टिंग का प्रोसेस है ना, कम से कम भी 6 महीने चलता है, साल 2 साल भी चल जाता है। तो आईपीओ का एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। तो सर ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब तुम उस रास्ते चल सके हो ना, सही है, तो तुम्हारे ऊपर भी ये स्टैंडर्ड कहता है कि मैं क्या हो जाऊंगा? अप्लाई। लिस्टेड पे भी अप्लाई होगा। एक प्राइवेट कंपनी बोले शेयर होल्डर रोता रहे, पब्लिक लिस्टेड का शेयर रोता रहे कि मुझे ब्रेकअप बताओ, ब्रेकअप बताओ, नहीं बताएंगे। क्यों बताएं भाई? अप्लाई नहीं होता है ये फारे सेट। किस पे अप्लाई होता है? अच्छा मुझे बताओ, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी दफा बनते हैं साल में? 4। कितनी दफा? फर्स्ट क्वार्टर, दूसरे होते हैं हाफ ईयर, है ना, तीसरे होते हैं थर्ड क्वार्टर, और इसके साथ 9 मंथ्स के भी बनते हैं। यहां पर भी इसके साथ सेकंड क्वार्टर के भी बनते हैं, ठीक है। और फिर क्या होते हैं? एनुअल। इन तीनों को मिला करके क्या कहते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? तो स्टैंडर्ड ने कहा कि ये एनुअल पे भी अप्लाई होता है और इंटरिम पे भी होता है। किसके? इनके, लिस्टेड और अबाउट टू बी लिस्ट। क्या यहां तक हम क्लियर हैं? कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करो। चले मेरा बच्चा, बढ़ो आगे। अब आए सर इसका स्कोप पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। IFRS 8 applies to the annual and of an entity. It applies to the separate or of an entity and to the। अब कंसोलिडेटेड क्या चीज होती है भैया? सब्सिडरी क्या होती है? सर देखिए, कंसोलिडेटेड होती है कि अगर एक कंपनी ने बहुत सारी कंपनियां खरीदी हुई हों सब्सिडरी, तो उनकी जो मिलाकर के अकाउंट्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसका पूरा टॉपिक ये हम पढ़ेंगे। तो भला ये
इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है और कंसोल। अब सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, आईएएस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इसको कहीं ना कहीं सब लिखेंगे। बोला अगर एक ही सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा रहे, एक बुक जा रही है, उसके अंदर कंसोलिडेटेड भी है और एनुअल भी है और इंडिविजुअल भी है ना। भाई देखो मैं बताता हूँ, पेरेंट जब एक अकाउंट्स बनाएगा ना तो उस अकाउंट्स अपने शेयर होल्डर को देगा ना, उसमें दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक पेरेंट बोलता है खाली मेरे अकेले की, मेरी बैलेंस शीट, मेरी पीएनएल सारी। एक होता है पूरे ग्रुप की, मेरी भी और मेरी औलाद की भी, सब्सिडरी की भी। तो बुक के अंदर अकेले की भी होती हैं और सब्सिडरी की भी होती हैं, है ना। पेरेंट की भी होती हैं और सब्सिडरी की भी होती हैं उस किताब के अंदर। बताओ जो पूरी बुक जा रही है ना, तो उसके अंदर अगर दोनों हैं तो फिर सिर्फ कंसोलिडेटेड में दे दो, काफी है। तो लिख लो, इफ पेरेंट्स इंडिविजुअल and consolidated financial statements both are issued if parents individual and consolidated financial statements both are issued together, then operating segment disclosure will be provided in consolidated only, will be provided in consolidated only। ठीक है, it applies to the separate or individual financial statements of an entity and to the consolidated statement of a। सही है, अगर दोनों साथ इशू नहीं हो रहे तो फिर दोनों में अलग अलग जाएगा, वरना अगर एक साथ जा रहे हैं of with a parent whose debt or equity instruments are traded in a, ये बात कर ले लिस्टेड कंपनी की। फिर कह रहा है और that files or is in the process of filing its financial statements with a Securities Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing class of instruments in a public market। क्या मतलब है इसका? About to be listed पहले पॉइंट में किसको कवर किया? Already and traded in a public market। दूसरे पॉइंट में किसको कवर कर रहा है? About to be लिस्ट। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है? चलें सर, अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे और हम आ जाएंगे डेफिनेशन ऑफ। भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट का स्कोप बताते हैं, बताओ ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है ना। किसका पीएनएल अलग से बताना है? ऑपरेटिंग डेफिनेशन में क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट in the business activities which it may earn revenues and incur expenses which may का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, इसको दिमाग में रखना है। सर क्या मतलब है इसका? देखो भाई, ये जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है ना, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहली सलाहियत है कि ये अपना रेवेन्यू भी कमाएगा और अपने सलाहियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सलाहियत। हाँ आ जाए सर। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहली बात क्या है? अपना क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड। अब सर बड़े गौर से सुनते सब बच्चे। हाँ सर ये क्या चीज है कि एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड? देखिए सलाहियत जरूरी नहीं अभी कमा भी रहा हो, है ना। आप सब में भी सलाहियत है कमाने की। कितने लोग हैं जो अभी कमा भी रहे हैं?
सही है, जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कितने लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ और कमा पढ़ा रखा, कुछ बेच के कमा रहे हैं, तो भाई तो मतलब सर्विस, कुछ और सर्विस देके कमा रहे हैं। ओके चले, तो सर कमाने की और खर्च करने की आप सब में सलाहियत है कमाने की, हो सकता है अभी कमा। सर आपने स्टार्टअप का नाम सुना है? सर वो भी नया बिजनेस बना है, क्या नया बिजनेस पहले दिन से कमाता है? सीए फर्म आप खोलेंगे, लकी हुए तो माशाल्लाह आप पहले से कमा लेंगे, नहीं तो क्या होता है सर आपने अभी खोली है, आप क्लाइंट हंट करेंगे, 15 दिन 30 दिन में एक क्लाइंट आएगा, सही है, फिर कमाना शुरू करेंगे ना, लेकिन सलाहियत थी आप में, ठीक है। अब यूनिलीवर को अलाउ किया, यूनिलीवर के ये जितने भी मैंने तुम्हें ब्रांड बताए, सही है, कि ये जितने भी ब्रांड बताए हैं, जेट स्पॉट हो गया, तिलक्स हो गया, क्या इनके अंदर ये सलाहियत है? हाँ, कमाने की, कमा भी रहे हैं ये तो, सिर्फ कमा भी रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं, इनके अपने खर्चे भी हैं, है ना। तो पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग वो होगा। अब यहाँ पर तो मैं एक ट्विस्ट में डालता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्ड कहा जाता है ब्रॉडली क्या? फाइनेंस। अब तो पता है फाइनेंस के अंदर ना 3 डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी में। एक होता है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। एक होता है टैक्सेशन, क्या होता है? और तीसरा होता है ट्रेजरी। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, और तीसरा क्या होता है? अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग क्या करता है? डे टू डे। टैक्सेशन टैक्स के मसाइल हल करता है। ट्रेजरी का क्या काम होता है? ट्रेजरी के 2 काम होते हैं कि भैया जब कंपनी के पास पैसा कम है तो सस्ते में लोन लेकर के दे, सूदी काम करके दे, और जब कंपनी के पास पैसा ज्यादा है इन्वेस्ट करे अच्छी जगह। अब पहला पॉइंट है एबिलिटी टू अर्न एंड, क्या इसके अंदर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट फिट होता है? नहीं सर, इसके सिर्फ खर्चे हैं, कुछ कमा के नहीं देता है। कभी सुना है किसी कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि यार हमारे पास काम कम है, आओ पड़ोस वाली कंपनी का काम करके पैसे ले लें? सिर्फ एक खर्च होते हैं इसके। टैक्सेशन खर्च होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी के टैक्सेशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आओ हम तुम्हें कुछ सर्विसेज देते, तुम हमें पैसे दो? नहीं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट कमा सकता है? हाँ सर, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर सलाहियत है। तो पहले क्राइटेरिया के हिसाब से कौन फिट करता है? टैक्स, ट्रेजरी, सिर्फ पहला क्राइटेरिया है। इसके 2 क्राइटेरिया यहां तक क्लियर है कि सर अब आगे आते हैं। सर ये वाइड स्टैंडर्ड है जो तुमसे डिस्क्लोजर्स बनवाएगा, सही है ना? आए सर आए, और ये याद रखना T1 मैक्सिमम सवाल कितने नंबर का आएगा? आए सर। फिर दूसरा क्राइटेरिया कह रहा है whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision to make decisions about resources to be allocated to the segment and। अब बड़े गौर से सुनना सर, ये पढ़ भी लो एक दफा फिर से, कि सर ये बंदा जो है CODM का वर्ड आया है, क्या आया है? चीफ ऑपरेटिंग मेकर, रिव्यू रेगुलर। अब रेगुलर कितना स्टैंडर्ड नहीं बताया, लेकिन कम से कम कहते हैं यार 3 महीने में एक दफा तो करेगा ना इसको। अब इसको समझना सर, CODM वो होता है जिसके पास डिसीजन मेकिंग की क्या हो? सलाहियत हो। डिसीजन मेकिंग की सलाहियत हो। क्या मतलब है सर? आपके घर में क्या आप CODM है? कौन है? अम्मा अब्बा है ना? कितने जो है घर में डिसीजन मेकर अम्मा अब्बा दोनों हैं, और कितने घरों में सिर्फ अब्बा हैं, कितने घरों में सिर्फ अम्मा है? सही है। तो सर अम्मा अब्बा के पास क्या होती है? ये सलाहियत होती है। अम्मा अब्बा कभी कभी इसका गलत मिसयूज भी कर लेते, है ना? कि अम्मा अब्बा ने, मैंने देखा है कि यार बच्चे को शादी कहीं और करनी है, अम्मा अब्बा ने कहा नहीं बेटा होगी तो खाला की बेटी से ही होगी। अरे भाई मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने पूछा कभी तुझे जिंदगी में प्यार व्यार हुआ है? बोलता है भाई कैसे हो था, 10 साल की उम्र में खाला की बेटी से रिश्ता तय कर दिया, वो पसंद हो ना हो। बोला, मैंने कहा बैकआउट, मैंने कहा बगावत।
बोलता है बगावत का मतलब है बुजुर्गों के साथ गद्दारी, खानदान से आउट। मगर मैंने इसको एक बात प्रेडिक्ट की थी, मैंने कहा कि यार देख अभी जो बुजुर्गों ने जहाँ पे तेरा रिश्ता करवाया है ना, तो जिसके साथ हुआ है ना खाला की बेटी, तू कर ना कर, वो आ करके ना वो सबसे पहले अम्मा के साथ गद्दारी करेगी। अभी कुछ दिनों पहले उसका वाया बोला यार चांद रात को फड्डा हो गया है, मैं मोस्ट प्रोबेबली अम्मा से अलग हो रहा हूँ। सही है खाला की। तो सर खैर, तो सीओडीएम, अब कंपनी के अंदर सीओडीएम कौन होगा? क्या एक मैनेजर फाइनेंस होगा? नहीं, कंपनी के अंदर यूजुअली सीओडीएम कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये भैया ये वो लोग होते हैं, हम यूनिलीवर में थे ना, तो सर यूनिलीवर के कितने सारे ब्रांड हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर ब्रांड को रिव्यू नहीं करते थे, कुछ को करते थे, कुछ को यार तुम लोग देख लो, जो भी हो फैसला हमें बता देना। सही है ना? मेरी फर्म में मैं सीओडीएम हूँ माशाल्लाह, मेरे पार्टनर माशाल्लाह सीओडीएम है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में मैंने अपने मैनेजर को भी दे दिया है। मैंने कहा यार अली तू ये देख ले भाई, इट्स योर कॉल। सही है? तो पॉइंट क्या होता है कि सर सीओडीएम वेरी करेगा, बट यूजुअली क्या होता है बीओडी। तो बीओडी क्या उसके रिजल्ट रेगुलरली देख रहा है, तो यूनिलीवर के जितने भी मेजर ब्रांड है ना उनको बीओडी रेगुलरली देख रहा होता है। यहां तक क्लियर है? तीसरी चीज है इसकी, क्या है भैया तीसरी चीज? फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड। सिंपल अल्फाज में उसकी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग अलग से होती है। अब ये पॉइंट जरा टेक्निकल है मेरा बच्चा, सब बच्चे बड़े ही गौर से सुनेंगे। और ये तीनों बातें एंड वाली हैं, ये भी होना चाहिए, एबिलिटी टू अर्न हो, सीओडीएम रिव्यू भी करता है, और उसके अलग से कॉस्टिंग। कितने लोग पढ़ चुके हैं? कितने लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं? ओके, जो लोग कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं उनको एक चीज का आइडिया होगा कि सर एक होता है मेन प्रोडक्ट और उसके साथ एक निकल जाता है बाई प्रोडक्ट। जो लोग पढ़ रहे हो वो अभी तक यहाँ पर पहुंचे, बाई प्रोडक्ट पे नहीं पहुंचे। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कुर्बानी का जो जानवर है उसको हम अभी सीजन आ जाएगा इंशाल्लाह ज़िबा करते हैं, तो क्या उसका, या हम तो चलें किसी भी नीयत से करते हो, लेकिन जो एक कंपनी है कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने वाली, कौन सी कंपनी? मीट वन, है ना? मीट वन हो गए, ऑर्गेनिक मीट, जानवर जो ज़िबा करते हैं, क्या ये गोश्त के लिए करते हैं? हाँ, लेकिन सर जानवर के अंदर खाली गोश्त निकलता है? क्या निकलता है? चर्बी भी निकल जाता है। अपना चर्बी बिकती है ना? अब सर मैंने जानवर काटा गोश्त के लिए, साथ में क्या फ्री में मिल गई? चर्बी है। चर्बी क्या है? बाई प्रोडक्ट। चर्बी क्या है? आपको पता है जब हम तेल, ऑयल, रिफाइनरी जब ऑयल बनाती है ना, तो ऑयल के साथ 6-8 किस्म के ना डिफरेंट बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं, कुछ वैक्स निकलते हैं, कुछ ये सब चीज़ें क्या होती हैं? बिकती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। आपको पता है आजकल, अब ये बाई प्रोडक्ट की दुनिया बड़ी अजीब। मैं वो एक बेकरी में गया, स्वाद करके बेकरी है, शायद आप लोगों ने सुना हो, येलो कलर का उसका है ना। वो बड़े स्मार्ट लोग हैं यार। डोनट होते हैं ना, अब डोनट में बीच में सुराख होता है ना, वो जो मोल्ड करते हैं खवातीन को बेकिंग में, वो बीच में सुराख करते हैं। उन्होंने भैया सुराख के ऊपर चॉकलेट लगा के उसके 6 पीसेज अलग से 120 रुपए के बेचना शुरू कर दिए। अब वो जो सुराख जो बीच का बचता था ना, गोल गोल छोटा, वो जो ब्रेड का टुकड़ा, उसको अलग से बेच रहे हैं। वो क्या बन गया? बाई प्रोडक्ट। सही है? तो सर बाई प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं, चर्बी भी बिकती है, जानवर की हर चीज़ बिक जाती है। उसका जो पेटा ओजरी होती है वो भी बिकती है, हर चीज़। उसके जो खोड़ होते हैं ना, पाउंड, सर पाए के अलावा जो नीचे का जो हिस्सा होता है गाय का काला काला, वो भी बिकता है, वो भी लोग खाते हैं। उसका चाइना वाइना में सूप पीते हैं। सही है? तो सर अब ये सब क्या निकल रहा है? तब सुनना सर, मीट वन जो है ना, अब मीट वन की बात करते हैं। मीट वन को हमने कहा यार तुम्हारे पास जो चर्बी निकले, चर्बी
एबिलिटी टू अर्न भी है, स्पेंड भी है, सही, चर्बी के खर्चे भी होते हैं भैया, चर्बी को अलग करना, कसाई की कुछ कॉस्ट उसमें भी जाएगी, सही है। फिर हमने कहा CODM रिव्यू करता है, पता नहीं करता हो, शायद करो क्या डिस्क्रीट, बोले नहीं यार हम चर्बी की इतनी अकाउंटिंग में तो हम चर्बी के ऊपर कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं करते, कॉस्ट सारी किस पे जाती है, गोश्त पे। चर्बी की जो भी चीज आती है उसको हम स्क्रैप के नाम से क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो हमने कहा चर्बी हो सकता है, और CODM भी खाली उसकी सेल्स देखता है कि चर्बी से कितने कमा रहे हैं, हम उसकी अलग से प्रॉपर बुक्स मेंटेन। चर्बी से अगर आज आप हमसे पूछोगे ना कितना प्रॉफिट कमाया, तो हम बोलेंगे अरे चर्बी तो सारा ही प्रॉफिट है। हालांकि कसाई की कॉस्ट में, जानवर की कॉस्ट में कुछ चर्बी का भी हिस्सा होगा, है ना। कुछ मेमन लोग, अल्लाह माफ करे, गायें करते रहते हैं अजीब सी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, तो उनके अंदर जितना गोश्त निकलता है उसका तकरीबन 30% चर्बी भी निकलती है। चर्बी की अकाउंटिंग हम अलग से कॉस्ट वगैरह मेंटेन नहीं करते, तो चर्बी ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगी। हमने कहा यार एबिलिटी टू अर्न है, CODM भी देख लेता है, इसकी सेल्स वगैरह कितनी है, लेकिन इसकी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन। तो सर अगर जिसके अंदर ये 3 बातें हो वो क्या हो जाएगा, बोले सर ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया। यूनिलीवर ने कहा हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई 22 के करीब ब्रांड है, हमारे 22 ब्रांड क्या हो गए, ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब यूनिलीवर का हमारे तो मुसीबत मौत आ गई। अबे 22 ब्रांड की अगर हम अलग अलग चीजें बताएंगे तो क्या होगा, मसला है ना सर। क्यों मसला है, बोला यार कितनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतनी बुक कभी भी बन जाती है, इतनी बनेगी। तो स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा सब्र करो, 22 का तो मैं कह ही नहीं रहा। तो हमने कहा फिर क्या कहते हो, तो स्टैंडर्ड ने कहा एक काम करते हैं, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताओ, हम इसके अगले फेज की तरफ जाने। है सवाल? यूजुअली नहीं बनता अगर उसका अलग से, सही है ना, क्योंकि 3 कंडीशन है कि भैया अपनी सलाहियतों कमाने की और खर्च करने की, CODM रिव्यू करता हो, BOD रिव्यू करता हो, उसके अलग से अकाउंटिंग होती हो, चीज़ें मेंटेन होती हो। अब हमने कहा यार ये तो नहीं कर सकते, अब क्या करें, बोला कोई मसले की बात नहीं है, एक क्राइटेरिया दे रहे हैं एग्रीगेशन। यूनिलीवर ने कहा भैया मेरा जेड स्पॉट सेगमेंट बन रहा है, मैग्नम सेगमेंट बन रहा है, मेरा जो है लक्स बन रहा है, मेरा सनसिल्क बन रहा है, सही ना, मेरे तो सारे सेगमेंट बन रहा है, मैं तो मर गया। नहीं रुको जरा, यूनिलीवर तुम्हारे लिए एग्रीगेशन क्या आ गया है, क्राइटेरिया। अब आते हैं 2 or more segments may be aggregated if the segments are similar in each of the following respects। अब यहां से हमें पता चलेगा आपके नहाने का पैटर्न, सही है। अब आए हम बात करते हैं साबुन, यूनिलीवर का साबुन बताओ, चलो लक्स। ते शैम्पू, शैम्पू कौन सा चलता है, सनसिल्क, लड़के भी सनसिल्क यूज करते हैं, सनसिल्क की खुशबू बहुत अच्छी होती है, तुम्हें पता है। और पाकिस्तान के अंदर जो ना ये जो जितने का साबुन बनता है ना, यूके के अंदर खाली उतने की तो परफ्यूम डलती है, सही है, साबुन के अंदर। हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए भाई परफ्यूम। हम लोग गए थे, मैं गया था जब मैं फर्ग्यूसन में था ना, मैं यूनिलीवर के स्टॉक काउंट पे गया था, रहीम यार खान की फैक्ट्री जो है ना पर्सनल केयर की। अरे भाई वो जो, हालांकि मेरी बचपन गुजरा है ये साइकिल मार्केट बोतल गली के पास, लेकिन जो वो परफ्यूम थे, वो परफ्यूम मैंने ज़िंदगी में उस टाइम तक नहीं सूंघे थे। मैंने कहा यार क्या परफ्यूम है यार वहाँ पर। चले सर यूनिलीवर के हम उससे देखते हैं कि क्या हम उन दोनों यूनिलीवर का साबुन और शैम्पू को आपस में एग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसने कहा 22 हो जाएंगे, उसने कहा नहीं 22 को भी कम करते हैं। अगर ये इन चीज़ों में सेम है तो इनको क्या करो, आपस में मिला दो। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, कितने लोग कह रहे हैं साबुन और शैम्पू नेचर के हिसाब से सेम है, सोच लो। कितने कह रहे हैं कि सेम है, हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं सेम नहीं है, सेम नहीं है नेचर के हिसाब से, ओके। अभी हम वर्डिक्ट देंगे, रुक जाए। नेचर ऑफ द प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, सेम है, पैकिंग सही है, लेकिन अब आगे, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस,
देखो नेचर का मतलब, एक बात याद रखना, नेचर का मतलब होता है ब्रॉडली, है ना, मतलब नेचर। लेकिन फिर भी अब टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या क्लास ऑफ कस्टमर सेम है? हाँ सर, इंसान ही। देखो ये पॉइंट, साबुन और शैम्पू इंसान यूज करते हैं, कोई भालू यूज नहीं करता है। तो हमने कहा इनके जो है मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर, भाई यूनिलीवर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? बड़े मॉल्स पे खुद करता है, इम्तियाज हो गया तो तुम्हारा, चेज हो गया तो तुम्हारा जो भी है मॉल, किफाया हो गया, और छोटों को लिए डिस्ट्रीब्यूटर लगता है, यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। भाई यूनिलीवर बोलता है मैं गली मोहल्लों से नहीं जाऊंगा। अब तो खैर वो गली मोहल्लों का सीन, गली मोहल्ले वाला भी इम्तियाज से खरीद रहा होता है, सही है ना, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कुछ को तू गांव गोठ में मैं नहीं जाऊंगा, तू भेजेगा भाई, मैं, तू मुझे पैसे दे दे। वो मेथड भी सेम है। द नेचर ऑफ द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इनके ऊपर जो कानून अप्लाई होते हैं वो भी सेम है। तो देखो 3 में तो तुम लोग क्लियर हो कि साबुन शैम्पू सेम है, इंसानी यूज करते हैं। अब इंसान में देखो, इसमें नहीं जाना कि मर्द और औरतें, इंसान, बच्चे भी आ जाते हैं, तो ये बच्चे भी उसी में आएंगे। पता चला कोई बेबी प्रोडक्ट, तुमने कहा नहीं यार ये तो बच्चे हैं या जीबी होते हैं, मेथड यूज टू देयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट देयर, ये भी सेम है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोसेस, कितने लोग करें सर ये भी सेम है? सर सेम है, दोनों इंसान को धोने के काम आते हैं, है ना। और मैं आपको सच बता दूं खवातीन, मैं आपको सच बता दूं, ये आप लोगों को शायद अजीब लगेगा, मर्द के अंदर ये सलाहियत होती है, अब उसको साबुन दे दो पूरा नहा के निकलेगा, उसको शैम्पू नहीं चाहिए। साबुन अगर मेरे जितने बाल हुए तो नहा ही लेगा। ये लोग भी अगर इनके पास हो ना कि इनको हो भाई शैम्पू नहीं है, मर्द के अंदर का दिमाग बोलेगा भाई लगा ले साबुन, क्या है, ठीक है साबुन भी यार, कुछ भी है ना। तो आप याद, खवातीन होती है लड़के बोलते हैं भाई सही है, तो मर्द के अंदर ये सलाहियत होती है, वक्त पड़ने पे, वो कभी सफर में हो, गए घूम में गया हुआ इधर उधर हो ना, शैम्पू ना मिले, वो बोलता है भाई सब जगह एक साथ नहा करके जो है ना। तो ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर आगे आते हैं द नेचर ऑफ, कभी आप गौर करें, शैम्पू पिघला हुआ होता है, साबुन जमा हुआ होता है, ब्रॉडली प्रोसेस सेम होता है सर, केमिकल्स को मिक्स करना है भाई, एक के अंदर एक स्टेप थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि उसके अंदर हम केमिकल्स को मिक्स करने के बाद एक पर्टिकुलर शेप में ला करके उसको थोड़ा जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, और दूसरा जो होता है उसको लिक्विड फॉर्म में ही रखते हैं। लेकिन सर देखा जाए तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? हाँ, अब देखो एक प्रोडक्शन प्रोसेस अलग, एसी बनाने का प्रोसेस अलग होगा। एसी के लिए इसकी पहले डाई बनेगी, मतलब एक शेप, उसके अंदर उसको फिट करेंगे, केमिकल्स मिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना सर, यहाँ पर हो रहा है। तो सर यूनिलीवर पूरा पर्सनल केयर को एक सेगमेंट में बोलता है, उसके अंदर डव भी आ गया, उसके अंदर लक्स भी आ गया, उसके अंदर सनसिल्क भी आ गया, क्लियर भी आ गया। वो बोलते हैं बेटा अलग अलग नहीं बताऊंगा किससे कितना कमा रहा हूँ, पूरा पर्सनल केयर क्या है। एक और एग्जांपल करते हैं, KNS की एग्जांपल करते हैं, CA और ACCA। सर नेचर ऑफ द प्रोडक्शन सर्विस सेम है, दोनों में मिलते जुलते पेपर्स ही हैं। देखो नेचर का वर्ड ब्रॉड एग्जैक्ट सेम नहीं चाहिए भैया, ब्रॉड नेचर ऑफ द क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम ही है ना। क्लासेस, टीचर आके प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लासेस। टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर्स, आप लोग सब माशाल्लाह एक जैसे ही होते हैं, है ना, इसी से वाले थोड़े अमीर होते हैं, सही है, बाकी तो यही है। फिर आ जाते हैं दी मेथड्स, भाई KNS कहता है या तो फिजिकल लो या तो ऑनलाइन लो, है ना, सेम ही है, ऐसा तो नहीं बोले कि इसी से खाली लाइव ही लेंगे हम, कुछ और नहीं। नेचर ऑफ द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, IK पर उनका ACCA का अपना बोर्ड है, बताओ क्या है नेचर के हिसाब से ये सेम है? कितने लोग कह रहे हैं नेचर के हिसाब से CA ACCA सेम है? एक शख्स कह रहा है, ऑनलाइन वालों तुम भी बोल दो, तुम में से कोई कह रहा है नेचर के हिसाब से CA IK पर ACCA सेम है? अच्छा, खवातीन यहाँ भी एक दूसरे से मशवरा करके बताएंगी भाई डिफरेंट है या सेम है? सर सेम है,
सर दोनों के कुछ रूल्स हैं कि भैया ये करना है वो करना है। नेचर के हिसाब से सीए, आईकेप और एसीसीए क्या हैं? आईकेप और कराची यूनिवर्सिटी अलग है, समझ रहे हो? नेचर के हिसाब से यहाँ पर भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट चेकिंग होती है, पेपर जो है टीचर नहीं बना सकता, ये सारी चीज़ें ना। तो सर ये हमने कहा नेचर के हिसाब से भी सेम है। तो केएनएस के लिए हाँ एक और चीज़, केएनएस और जो केएनएस का कॉलेज है एग्जाम्पलर इंटर वाला, सर उसमें देखो पहला दूसरा तीसरा चैनल सेम है, चौथा भी फर्क है, एग्जाम्पलर में लाइव क्लास वो नहीं होती। पांचवा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, वहां पर एचईसी को करते हैं, यहाँ पर तो ये नेचर क्या हो जाएगी अलग। सही है, तो समझ में आ गया। तो यूनिलीवर पता है क्या करता है? यूनिलीवर सिर्फ 3 सेगमेंट उसके बनते हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट को मिलाकर के एक बोलता है यार चाय आइसक्रीम खाना पीना है तो एक ही चीज ना यार, तो उनको भी क्या कर देता है वो। तो यूनिलीवर ने अपने 22 ब्रांड को किस में डाल दिया? होम केयर, पर्सनल केयर, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। क्लियर है सर? तो यूनिलीवर के 3 बन गए ब्रांड। ये अभी तक हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में? हमने कहा ऑब्जेक्टिव ये क्यों आया? क्योंकि यार एक शेयर होल्डर को देखना था कि यार भैया 500 की सेल्स का ब्रेकअप क्या है। यूनिलीवर का हम नहीं बताते, ऑपरेटिंग सेगमेंट ने कहा कि तेरे पापा भी बताएंगे। सही है। फिर दूसरे नंबर पे उसने कहा अच्छा बताओ, तो हमने कहा इसको लिस्टेड कंपनी इसके बताने के लिए पाबंद है। तीसरे नंबर दूसरा हमने फिर और क्या पढ़ा? और हमने कहा लिस्टेड अबाउट टू बी लिस्ट सारे फाइनेंशियल्स पे होंगे, लेकिन अगर दोनों की बुक एक साथ जा रही तो खाली कंसोलिडेटेड पे। फिर और आगे बढ़े, हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होगा जिसके अंदर 3 बातें होंगी। क्या क्या? एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड। हमने कहा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टैक्सेशन डिपार्टमेंट नहीं बनता ऑपरेटिंग सेगमेंट, वो एबिलिटी उसमें है ही नहीं, वो हट गया। दूसरा रिव्यूड बाई, तीसरा उसके अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मेंटेन हो। ठीक है सर। तो अब याद रखना जो अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात है ना, टेक्निकली ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी इससे आउट हो जाता है। किसी भी कंपनी का बोर्ड ये नहीं देखता है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट हमें कितना प्रॉफिट कमा करके दे रहा है, उसके अंदर एबिलिटी तो है लेकिन उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हमने कहा अच्छा ये 3 की बात करें तो इस 3 के ऊपर यूनिलीवर की कंपनी जो हमने देखी कि होम केयर, पर्सनल केयर और फूड्स। होम केयर के अंदर सर्फ एक्सेल, डोमेक्स, पर्सनल केयर के अंदर लक्स, लाइफ बॉय, बाकी हमने कहा फूड्स के अंदर आइसक्रीम और फूड्स। सही है ना? तो हमने आइसक्रीम, टी और फूड्स। तो हमने कहा कि जो है फूड्स अलग के अलग ब्रांड हैं, आइसक्रीम के अलग हैं और टी के अलग हैं। ये इतने 22 करके कुछ ब्रांड हैं। तो ये 22 ब्रांड जो हैं क्या ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गए? यस, ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गए इन 3 क्राइटेरिया के बेस पे। लेकिन सबको डिस्क्लोज का एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या बोलता है? एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या कहता है सर? एग्रीगेशन क्राइटेरिया कहता है कि 5 बातों में सेम होने चाहिए। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नेचर का वर्ड एक जैसा यूज हो, मिलता जुलता यूज हो। नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। सही है। हमने कहा एक तरीके से देखो भाई केमिकल्स के थ्रू बनते हैं तो मैकेनिकल बनते हो। फिर हमने कहा टाइप और इंसानों पे यूज हो रहे हैं। चौथा मेथड यूज वो भी तकरीबन सेम है और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी सेम है, कवानीन भी सेम अप्लाई। तो इस हिसाब से यूनिलीवर ने कहा कि मैंने अपने 22 को 3 के अंदर क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब मैं 3 को डिस्क्लोज करूंगा। आप याद रखें यूनिलीवर की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिलीवर के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि यूनिलीवर ने अपने आप को डीलिस्ट करवा लिया। यूनिलीवर खाली फूड जैसा बिजनेस है जो अभी भी लिस्टेड है, वरना यूनिलीवर ने अपना होम केयर, पर्सनल केयर वाली कंपनी को डीलिस्ट करवा दिया है। हाँ इंटरनली बनते हैं ये, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका डिस्क्लोजर नहीं देती, लेकिन हम इसको बार बार क्लास में रिपीट करेंगे कि जैसे यूनिलीवर लिस्टेड है। यहाँ तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है नौजवानों? चलें सर आज की क्लास की पढ़ाई का काम हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इसके बाद अगली चीज़ें हमारे पास थ्रेशोल्ड वो बढ़ेंगे। आपसे बताते हैं स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम रिपोर्टेबल सेगमेंट पर भी आएंगे थ्रेशोल्ड के ऊपर, वो अगली क्लास है। उसके अंदर प्रैक्टिकल, अभी आज की क्लास सिर्फ एक तरह से सॉर्ट ऑफ आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है। अगली क्लास में क्या शुरू हो जाएंगे हमारे सवालात, है ना?
चलिए सर, आज की क्लास से क्विकली हम आ जाते हैं किसके ऊपर, स्टोरी टाइम पे आते हैं। और सर जो स्टोरी टाइम है, स्टोरी टाइम में आज बताओ किस पे बात करेंगे हम? जिंदगी पे बात करें, फम पे बात करें? फम पे बात करें। सर फम की ज़िंदगी जो है ना बहुत ही मज़ेदार होती है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से अपनी बताता हूँ। ज़िंदगी में मैंने प्रोफेशनल लाइफ में आप सबके लिए भी एक सबक है, स्पेशली ख़वातीन, मर्दों के लिए भी, लेकिन ख़वातीन पे ज़्यादा कहूँगा मैं। सर मैंने ना ज़िंदगी में मैट्रिक ख़त्म हुआ, इसके बाद मैंने काम पे लग गया था। मैं कज़न की दुकान थी, एक कराची के अंदर एक एरिया है न्यू चाली, सही है, जहाँ पर ये आपकी एक यूनि प्लाजा का शायद तुम लोगों ने नाम सुना हो, टेक्नो सिटी का, उधर ही कज़न की दुकान थी। उसकी बाहर मोबाइल की एसेसरीज, अंदर फ़ोटोकॉपी की दुकान थी, तो मैं फ़ोटोकॉपी भी देखता था, ये सब भी करता था। मामू का बेटा था, उसका इंतकाल भी हो गया, अल्लाह जन्नत में जगह था, फरमाए आमीन। तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला साथ हुआ है कि मैं उसकी दुकान पे काम करता था, खाना भी वहीं पे खाते थे, उसके घर से आता था खाना, और उसकी बेगम का खाना मुझे पसंद नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, यार खाना अच्छा नहीं था, तो मैंने घर पे अम्मा को बता दिया, यार अम्मा यार खाना मज़ेदार नहीं होता। पहली जॉब थी यार, 15-16 साल का बच्चा क्या करता, मगर मज़ा नहीं आता है लंच में। अब अम्मा और खाला का कनेक्शन तो आपको पता होता है। अम्मा ने बता दिया खाला को, खाला ने बता दिया ममानी को, और ख़ानदान में हर जगह मतलब वो बात पहुँचती कहाँ गई, कज़न के पास। तो मुझे बोला तूने बोला ही है? मैंने कहा हाँ बोला है। मगर यार मज़ा नहीं आता है खाने में, मगर आपकी बेगम है वैसे बहुत अच्छी, लेकिन खाना अच्छा नहीं बनाती। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे एक मशवरा दे रहा हूँ बेटा, तो अभी छोटा है, अभी शुरू किया है, बता कभी भी जो है ना काम की बातें घर पे नहीं बताया करते, अम्मा अब्बा को कभी नहीं बताते, फजूल में परेशान होंगे। मैंने उसकी ये बात दिमाग में रख ली, बात कर, क्योंकि यार मैं तो अम्मा को कहा था, और आपस की बातें नहीं अच्छा आता था तो मैं साथ में, हम लोग दही मंगाते थे, मैं दही रोटी खा लेता था, सही है। तो खैर है, अब फास्ट फॉरवर्ड ज़िंदगी आगे बढ़ी, मैं PwC में आ गया। PwC में भी आया, मेरे शुरू के 2-2.5 साल बहुत अच्छे गुजरे माशाल्लाह, बेस्ट। 2.5 साल के बाद एक लिस्टेड कंपनी थी, पहली दफ़ा एक कंपनी लिस्ट हुई थी, आयशा स्टील मिल्स, उसका मैं लीड कर रहा था, जॉब इंचार्ज था। और मेरे साथ एक खातून थी सुपरवाइज़र, बट वो सुपरवाइज़र जो खातून थी ना, एक तो वो सुपरवाइज़र थी, उसके अब्बा एक मल्टीनेशनल के CEO थे, तो वैसे ही कोई कुछ नहीं कहता था। पर वो जो खातून थी ना, अब यार ख़वातीन बुरा मान जाएंगी, लेकिन कभी कभी जो है ना, तो उस खातून के बारे में मुझे भी शक था, मेरे जूनियर को भी शक था कि ये इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर के चक्कर में है, और वो शक हमारा यकीन में बदला कि उन दोनों की शादी भी हुई। अच्छा अब देखिए, ख़वातीन जो है ना, आप समझ हिंट देती हैं, यार तुम फर्म के अंदर कोई तैयारी करके नहीं आ रही हो, किसी और क्लाइंट पे तैयारी करके नहीं आ, उस क्लाइंट पे मेकअप करके जा रही हो। तब अब ये बातें अब लड़के तो नोट करते हैं ना टीम में, क्या इतना चेंज होके क्यों आती है यहाँ पर, फिर हमें बिहेवियर से भी अंदाजा हो जाता है ना। तो खैर उन दोनों की शादी तो खातून ने वैसे भी काम नहीं किया सच। दूसरी जो खातून थी उनकी भी तबीयत खराब हो गई। तीसरा जो मेरे साथ लड़का था, लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स बन रहे हैं, उसका सीन ये हुआ कि उस टाइम पर वो गांव चला गया था। फिर वही जो हमारे मुल्क में अल्लाह माफ़ करे जो शिया सुन्नी फसादात चलते हैं वो हो रहे थे, उस टाइम पर भी रोड बंद। अब जब वो रोड बंद शिया सुन्नी फसादात में, तो वो बिल्कुल जॉब मतलब ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से एक दिन पहले आया, तो उसने कोई काम नहीं किया, सारा काम भी मैंने किया, सब कुछ भी मैंने किया। अब CFO ने कहा था मैं कल आऊँगा, कल जुम्मा था, जुमेरात का दिन आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है वो था, उसने कहा मैं कल आऊँगा अकाउंट्स ले। मैंने कहा ठीक है यार, आज की रातें लगाएंगे, कर लेंगे। CFO आ गया असर के बाद, अकाउंट्स दो। मेरे पास आए सीनियर मैनेजर, बोला अकाउंट्स दो। मैंने कहा यार कैसे दूँ, अभी तो कल होंगे, अभी तो मैंने अकाउंट्स फाइनल कर दिए हैं, अभी इसकी एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह सब चल रहा है। तो मैंने कहा यार वो सब चीज़ें चल रही हैं, अभी तो इसमें टाइम लगेगा। बोला नहीं अभी चाहिए।
मैंने कहा यार कैसे दूँ, आपने टीम तो देखे मुझे क्या दी है कि टीम गाइड ये वो सारी चीज़ें। बोला बेटा नहीं पता, अभी चाहिए। अब मैंने उनसे 2-3 बातों में बहस कर ली। वैसे फर्म में होता है PwC में, देखो PwC नंबर 1 फर्म है, चाहे सर साजिद जितना भी बोले EY ब्रांडेड, PwC सही है ना। आपको नज़र आ जाएगा दुनिया के अंदर कि PwC का क्या मकाम है। और पाकिस्तान में तो कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन उसका एनवायरनमेंट भी उतना ही खतरनाक है, ठीक है। तो हुआ ये कि भाई मैंने बहस की, उन्होंने वो मुझ पर चिल्लाए। मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, वहाँ पे सेक्शन B होता था उस टाइम पे। और पता है चिल्लाने की आवाज़ कहाँ तक गई है? 4थे फ्लोर तक। मेरे दोस्त मुझसे अफसोस करने आए थे। उनका पता चल गया कि आज कोई कमज़ोर दिल की लड़की होती तो वो खुदकुशी कर लेती, आंखों में उसके आंसू आ जाते। लड़के होते तो वो भी कमज़ोर दिल के। हम थोड़े सख्त लौंडे थे उस टाइम, तो मैंने उनको के दे दिया। लेकिन मैंने यार आधे पौने घंटे में चीज़ों को जैसे जैसे निपटाया, CFO का अकाउंट्स दिए, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने चला गया। दोस्त भी अफसोस करने, सब मतलब पूरी फर्म ने सुन लिया कि मेरा नाम गूंज जाए, 250-300 लोग होंगे और मुझ पर बंदा चीखा है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया ना, तो उन्हें तो मैं ऐसे यूं करके नमाज के बाद बैठ गया। मैं सोच रहा था क्या हुआ है मेरे साथ, बच गई, मतलब कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरा जूनियर है, उसने कहा, जो बच्चा था उसने उठाया, बोला यार कुछ नहीं ये वो ना। यार मैं फर्म गया, चीज़ें मुझे रैपअप की, घर आ गया। घर के रास्ते में मैंने बोला कि यार जो मेरे साथ हुआ है ना, घर में किसी को नहीं बताना है। और मैंने किसी को नहीं बताया। घर पे गया, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया। ये मेरी आदत भी है, मैं ना बहुत कम बातें ऑफिस की घर में शेयर करता हूँ। ऑफिस में मुझे होता है कि यार ये बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। खास तौर पे करना हो ना, तुम भाई बहनों से कर लो। तुम लोग शादी के बाद आदमी बीवी से भी कभी कभी कर सकता है, अगर बीवी में थोड़ा हिम्मत हो। बीवी खुद डरपोक हो, बोला ना वो घबरा जाए तो नहीं, सही है। जब बीवी शौहर से कर ले, बीवी को तो शौहर, आदमी में तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए, सही ना क्या बोल। लेकिन अम्मा अब्बा से करते हो ना, तो यार तुम्हें नहीं पता है, बेटी लड़की है तो अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा मेरी, सही ना। और लड़का लड़की कोई भी ना, अम्मा तो अम्मा होती है। और हम में से मेजॉरिटी की अम्मा, कितने लोगों की अम्माएँ जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, कोई जॉब वॉब कुछ काम नहीं करती हैं। मेजॉरिटी की यही होती है ना। तो यार ये होते हैं, तो अम्मा के पास कुछ और है ही नहीं करने को ज़िंदगी में, सिवाय व्हाट्सएप पे अब दीनी मैसेजेस फॉरवर्ड करने के, ये वो है ना उनका यही। तो वो परेशान हो जाएंगी, वो सोचेंगी कि क्या हो रहा है ना, फजूल में परेशान। तो अम्मा अब्बा को याद रखना, कभी भी ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में छोड़। मैंने बाद में उस सीनियर मैनेजर को एहसास भी दिलाया, वो पार्टनर है माशाल्लाह। मैं कहा उस दिन मेरे साथ ज़्यादती हुई थी, पर उनका अच्छा एक काम करता हूँ, तुझे ऐसे क्लाइंट पे बेच देता हूँ। मतलब उन्होंने बोला नहीं, इसमें ज़िंदगी में ठंडी ठंड थी, सही है ना। लेकिन मैंने उस दिन, हालांकि मैं अंदर से जो ना टुकड़े टुकड़े था, लेकिन मैंने किसी को घर पे भी नहीं बताया। मैंने कहा फर्म में जिसको ना, मैंने कहा क्यों किसी दोस्त को भी बताऊं यार, मैंने कहा वो भी 4 बातें बोलेगा। फिर मैंने कहा यार उस बंदे ने मुझ पर 2.5 साल बड़ा एहसान भी किया। चीख गया, उसकी नेचर भी थी। लेकिन मैंने ये बात सीखी है, और मैं सिखाई किसने थी, मेरे एक मरहूम कज़न ने, अल्लाह को जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। तुमको भी कह रहा हूँ कि कोशिश करना। हाँ कभी कभी होता है, देखो लड़कों को कम होता है, लड़कियों को ज़्यादा होता है। अल्लाह ने बनाया ऐसा, लड़कियों को दे यूजुअली नीड समवन टू शेयर, सही है, उनकी फीलिंग्स, उनकी बातें सुने। लड़कों को होती है, कम होती है उनको कभी कभी, सही है। लड़कों की नीड क्या होती है, लड़के फैमिली के साथ करते भी नहीं है, ये दोस्तों में जाएंगे, दोस्तों में शेयर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों में खुल के बोल भी सकते हैं कि डैश इंसान यार ये वो, सही है ना। तो बट दैट इज समथिंग कि लर्निंग लेकर के जाओ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। मसले हो, अम्मा अब्बा को कभी लगे ना कि यार उनकी दुआएं भी चाहिए, बोले ना अम्मा बस यार वो फर्म का थोड़ा एनवायरनमेंट तो आपको बताइए अजीब सा होता है, दुआ करें। उनको स्ट्रेस है, बोला तुम्हें नहीं पता है कि यार तुम तो चले जाओगे, वो घर पे अकेली बैठी होगी, तुम फर्म में 2 दिन ऐसा हुआ है, 6 दिन अच्छा भी होगा, बट उनको फिर भी लगा कि यार 6 दिन भी इसकी क्या हो रही है। तो मुझे जब मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ऑडियो डाला, तो मुझे रात से ना 2-3 बच्चों के मैसेज आ गए, सर ऐसा ही हमने गलती की, अम्मा को बता दिया।
अब अम्मा परेशान हो रही हैं यार, और इसमें मतलब जो भी बच्चे हैं वो खवातीन ही थी। सही है ना, मैंने कहा ना कि अब खवातीन के लिए होते हैं उनको तो शेयर, भाई भाई बहनों को बता दो यार, सही है उनको बता दो, लेकिन अम्मा अब्बा जो होते हैं ना टेंशन फ्री रखो उनको। चले जी, हम मिलेंगे मंडे को, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।